इससे पहले कि हम लोग जिस मुद्दे पे मैंने आप लोगों से बात करनी है वो मुद्दा शुरू करें, आप लोगों के सर इस वीडियो में आएंगे। आप लोगों का एतराज तो नहीं? कोई एतराज नहीं, चलिए तो हम आते हैं मुद्दे पे। जो आप लोगों की जनरेशन है ना, हर जनरेशन अपने से पुरानी जनरेशन को कुछ एस्पेक्ट्स में बेहतर समझती है, कुछ एस्पेक्ट्स में बुरा समझती है। बहुत सारी चीजों में आप लोग मुझसे भी और अपने पेरेंट्स से भी बहुत तेज होंगे, और हम बुजुर्गों को चाहिए कि हम लोग वो बातें एक्सेप्ट करें। जो प्लस पॉइंट है वो प्लस पॉइंट है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें मैं समझता हूं कि आप लोगों की जनरेशन बहुत ब्रूटली लैग कर रही है। बहुत शदीद तरीन तरीके से आप लोगों में मसला आ चुका है, और वो जो स्किल है ना वो हम में से खत्म होता जा रहा है, और उस स्किल की जगह डिस्ट्रैक्शंस लेती जा रही है। वो स्किल है बेसिकली रीडिंग का। जब हमारे आबाओ अजदाद थे, मेरे वालिद साहब बहुत किताबें पढ़ते थे, उनके वालिद साहब और भी ज्यादा किताबें पढ़ते थे। आजकल की जनरेशन में क्या मसला हो गया है कि हम सिर्फ फेसबुक रील्स, इंस्टा रील्स और टिकटॉक में जिंदगी शुरू होकर हमारी खत्म हो जाती है। उसका हमें नुकसान क्या हो रहा है कि ना सिर्फ हमारा फोकस खराब हो रहा है, सही है, हम लोग जो जनरेशन है इंक्लूडिंग मी, हम लोगों का फोकस बहुत स्पॉइल्ड है। कोई टाइम जो मेंटली टोल टेकिंग काम होता है ना, वो हम लोग नहीं कर सकते। मैंने अभी आप लोगों को 2 मिनट दिए थे कि आप लोग सवाल देखो, मैं आ रहा हूं, और सबने फोन निकाल लिया था। ये हमें वीकनेस डेवलप हो गई कि हम एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते। एक स्किल जो हम लूज कर रहे हैं वो रीडिंग का है। मेरे हिसाब से अगर आप लोग रीडिंग करेंगे ना, किताबें पढ़ेंगे, तो आप लोगों को वो कुछ सीखने को मिलेगा जो आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। ना सिर्फ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बल्कि उसके साथ साथ आप लोगों की रिटन इंग्लिश भी बहुत बेहतर हो जाएगी, जो कि आपके ऑफिस में आप लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है। मेरा ए लेवल्स में हम फुल पढ़ाकू बच्चों में आते थे। ये फुल पढ़ाकू बच्चे, हमने फुल पढ़ना होता था। तो एसीसीए में पहले ए लेवल्स में पहले A1 का रिजल्ट आता है, फिर A2 का रिजल्ट आता है। A1 का रिजल्ट शीट मुझे आज तक याद है, मेरे सर बैठे हुए थे। हमारे पास 3 कोर्सेज होते थे, ए हाईएस्ट ग्रेड था, और फिर डी था मेरा इंग्लिश में। उसके बाद इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई है जब मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी। सबसे पहला फायदा क्या है बुक्स पढ़ने का? एक तो भाई आपकी अंग्रेजी अच्छी हुई, उसके साथ साथ आप लोगों का एक नॉलेज बेस ब्रॉड होती है। हम सब लोग ये बातें चाहते हैं कि हम अपने बुजुर्गों से बैठ के डांट के अलावा भी कुछ सुन लें, कुछ हिकमत की बातें सुने। जिस तरह मेरे दिल में बहुत ख्वाहिश थी कि मैं फलसफे की, मजहब की, मोहब्बत की, वो सारे टॉपिक्स जो हमारी सोसाइटी में टैबू है, जिसके मामले में आप किसी से बात नहीं कर सकते, शादी की, बच्चों की, किसी बुजुर्ग से बात करूं यार बैठ के, कोई मुझे ओपिनियन तो मिले जरा। या सब कुछ खुद ठोकरें खा खा के या सोसाइटी के प्रेशर में आकर डिसाइड करना है। मेरे अंदर जो वो खला थी ना, वो पूरी ही किताबों से हुई। एक किताब है फॉलन लीव्स, विल ड्यूरेंट की, मेरी पिछले सेमेस्टर में मैंने वो बुक अपने बच्चों को पढ़ाई थी। वो बुक जब मैं पढ़ता था मुझे ऐसा लगता था एक बुजुर्ग है मेरे साथ, और बहुत शफकत से अपने 1995 ईयर्स की पूरी समरी मेरे सामने रखा। उससे जो सीखने को मिलता है ना यार, मतलब अभी आप लोगों की जो लाइफ की प्रायोरिटीज होती है ना, वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। When you talk to someone a bit mature than you and he writes in a way that hits your heart, वो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है, उसका मजा ही अलग होता है। तो आप लोग कोशिश करो इस क्लास के बाद से कुछ ना कुछ किताब पढ़ने की आदत जरूर अपने अंदर डालो। शुरू में हिस्ट्री नहीं पढ़ी जा रही, नॉवल से शुरू कर लो। साइकोलॉजी नहीं पढ़ी जा रही, साइंस फिक्शन से शुरू कर लो, लेकिन बुक्स पढ़नी जरूर शुरू करो। इसी तरह की एक किताब है विल ड्यूरेंट, ये किताब है द रोड लेस ट्रेवल्ड, और ये बुक लिखी है एम स्कॉट पेक साहब ने। ठीक है, एम स्कॉट पेक साहब थे कौन? ही वॉज अ थेरेपिस्ट। अच्छा, ये जो नॉलेज है ये कोर्स में नहीं है, ये एग्जाम में कहीं भी नहीं है। ये वो स्किल्स हैं जो मुझे लगता है आप लोगों में नेसेसरी हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए।
अगर आप लोगों को जिंदगी जीना आती है, पैसा तो आप लोग शायद कमा लो ज्यादा, लेकिन अगर पैसा नहीं भी होगा, जिंदगी अच्छी जी लोगे। समझ आ रही है बात? हम लोगों की पूरी सोसाइटी इट्स ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड कैश। जिस बंदे का जितना बैंक बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट है, वो उतना अमीर है। अगर आप लोग मेरे इन सेशंस को सीरियसली लोगे तो आप लोग शायद पैसा तो कमा ही लो, मतलब पैसा कमाना विल बी अ बाय प्रोडक्ट, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग जो जिंदगी है ना, जो जिंदगी के मसले मसाइल है, उनको बेहतर तरीके से नेविगेट कर सको। जिंदगी जीने का अगर आप लोगों को मैट्रिक्स है, उसमें शायद आप थोड़ा हायर स्कोर कर लो। हम स्कॉट पेक साहब की बात कर रहे थे, इन्होंने हार्वर्ड से पढ़ा, ये थेरेपिस्ट भी हैं, इन्होंने कुछ टाइम मिलिट्री में भी सर्व किया और इन्होंने मल्टीपल बुक्स भी लिखी। ये बुक जो है इनकी, अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं तो ये आपका तिया पांचा कर देगी। कुछ बुक्स होती हैं साइंस की, अब मैंने लास्ट सेमेस्टर में कवर करी थी ब्रेन रूल्स, उसमें हमने प्रैक्टिकल टिप्स दी थी कि अपनी लाइफ को आप बेहतर कैसे गुजार सकते हैं, अपनी रूटीन को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, अपने ब्रेन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एग्जाम में मार्क्स कैसे अच्छे ला सकते हैं, मेमोरी कैसे तेज कर सकते हैं। दिस बुक इज अबाउट योर इनर सेल्फ। अगर मैं जो डिस्कस करूंगा आप लोग ऊपर ऊपर से सुन के छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं। ये सेशन लेना जरूरी नहीं, आप लोग जा सकते, लेकिन अगर आप लोग गौर से सुनोगे, आप लोग होता है ना रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, बीमारी की जड़ क्या है, हमारे बहुत सारे सोसाइटल इश्यूज के जड़ पे ये किताब अटैक करेगी और उनको रिजॉल्व करेगी। ये बुक का था इंट्रोडक्शन। जब कोई भी किताब शुरू होती है ना, जिस तरह आप में से शायद किसी ने जॉर्डन बी पीटरसन का नाम सुना है, चलो शुक्र है एक क्लास में किसी एक ने तो सुना है, वरना बहुत सारी क्लासेस में किसी ने भी सुना होता। या कोई भी और बड़ा राइटर आप उठा लें, उसकी, हाँ जेके रोलिंग, सही है भाई, हैरी पॉटर वाली साहिबा। आप कोई भी बुक उठा लें तो बुक का ना एक कैच फ्रेज होता है, तो ये बुक का कोई मरकजी ख्याल होता है जो आपको ग्रिप कर लेती है कि आप पूरी बुक को एंड तक पढ़ें। ठीक है, ये बुक मैंने स्टार्ट करी, इस बुक के इंट्रोडक्शन में इस राइटर के बारे में कोई एक दूसरा बंदा है कोट कर रही है, कोई एक आंटी है, मोहल्ले की आंटी है, मोहल्ले को आंटी को राइटर कोट कर रहा है कि राइटर के बारे में वो आंटी बात कर रही है, तुम क्या उसी बंदे की बात कर रहे हो जो थोड़ी अजीब सी बातें करता है, थोड़ी बहकी बहकी सी बातें करता है, क्या तुम उसी की बात कर रहे हो? जब मैंने राइटर की ये बात पढ़ी कि राइटर के बारे में भी कोई बोलता था ये बहकी बहकी बातें करता है, मैंने कहा यार ये तो मेरी बात हो रही है। हम जब ए लेवल्स में थे, हम जब एसीसीए में थोड़ा आगे बढ़े, हम तैयार की थोड़ी बुकिश नॉलेज वाली बातें करने वाले, मतलब हिस्ट्री में थोड़ा फलसफा डिस्कस करने वाले। उस वक्त लड़के लड़कियों की जिंदगी में क्या चल रहा है, उसकी सेटिंग उससे चल रही है, कहानी में क्या नया चल रहा है, उसका ब्रेकअप हो गया है, डेट पे जाना है नहीं जाना है। हम थोड़े डिफरेंट, तो हमने कहा भाई बुक ही हमारे लिए, मजा आएगा ये पढ़ है। इस बुक के कुछ मेजर पार्ट्स हैं, पूरी बुक उन पार्ट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और जिस तरह हम एक एक चीज को डायसेक्ट करते रहेंगे ना, आप देखोगे आप लोगों की जिंदगी इन 4-5 चीजों के अराउंड ही घूम रही है। पहली चीज है डिसिप्लिन, सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए, रिलेशनशिप को चलाने के लिए, फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ यू नीड डिसिप्लिन। दूसरी चीज लव, मोहब्बत। आपकी लाइफ हैप्पीनेस का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर इज नॉट मनी, इज योर रिलेशनशिप्स, एंड रिलेशनशिप्स डू नॉट वर्क विदाउट एनी लव। हम लव पे बात करेंगे, उसके बाद रिलीजन, और फाइनली ग्रेस। मजहब भी हमारी जिंदगी का पार्ट है ना भाई। हम सही गलत किसको समझते हैं, कल्चर और रिलीजन के बाद। डिसिप्लिन के बारे में राइटर बात करते हुए कहता है, एक चीज जो आप लोगों को मैं सर्टन बता सकता हूं, एक चीज जिसकी मैं आप सब लोगों को गारंटी दे सकता हूं, सोचे में क्या होगा, सोचें क्या होगा, मौत। सही है, अल्टीमेटली तो मरना है, इसकी तो गारंटी है। और किस चीज की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, सोचें। इस गारंटी के लिए कोई हमें तैयार नहीं करता। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स तैयार, क्योंकि होना है। गारंटी, शादी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, गारंटी। दर्द, सही है, आप चाहे जो मर्जी कर ले, लाइफ विल किक यू, लाइफ विल ट्रैम्पल यू। आप चाहे जो आप जी जान की बाजी लगा लें,
आप पढ़ाई में फेल नहीं होंगे, कहीं और फेल हो जाएंगे। आप अपने रिलेशनशिप को चलाने के लिए अपनी जात मिटा दें, बेटा वही छोड़ के जाएगी या छोड़ के जाएगा, कंफर्म है। इसके बैकग्राउंड में क्या है? दर्द आपको फॉर श्योर मिलना ही मिलना है। राइटर कहता है कि हम इस दर्द को अगर कंस्ट्रक्टिवली हैंडल कर लें तो ये डिसिप्लिन है। दर्द तो मिलना है ना भाई, आप सबको मिलना है, आप सबको मिल रहा होगा। तो राइटर कह रहा है मैं आपको टूल्स दूंगा, क्या इस दर्द को आप कंस्ट्रक्टिवली हैंडल कर लें। अब दर्द को हैंडल करने के लिए कुछ 4-5 चीजें वो बोलता है। डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, हमें जो ग्रेटिफिकेशन मिलती है उसको हम डिले कर सकते हो। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, सच्चाई के साथ खड़े हो हमेशा, और बैलेंस रखें अपनी लाइफ को। ये 4 चीजें। लेकिन ये तो ऊपर ऊपर से बातें हो गई ना। हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर लें, सच के साथ रहें, ग्रेटिफिकेशन को डिले कर लें और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, ये तो हमने किताबी बात कर। लेकिन इसकी रूट में क्या है? रूट में क्या है? हम लोगों का जो पाकिस्तानी कल्चर है ना, जो मैंने अपनी फैमिली में भी देखा, सही है, मैं अपने आप को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सब लोग उससे रिलेट कर लो, कोई अपनी बात तो खोल के बताएगा नहीं। हमारे घर में ज्यादातर डिस्कशंस पैसे की होती थी। अम्मा बोलती ही पढ़ लो ताकि पैसे कमा लो, अच्छी जॉब मिल जाए ताकि पैसे कमा लो। अभी जब हम बड़े हो गए तो अम्मी कहती है बेटा नमाजें पढ़ लो। मैं कहता हूं अम्मा आपने पूरी जिंदगी तो हमें पैसों पैसों का कहा, नमाजों का भी अम्मा कहती थी, लेकिन इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। राइटर कहता है व्हाट योर पेरेंट्स डू विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू यू। इसका मतलब क्या है? मैं आप लोगों को बागी नहीं बना रहा, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा कि अपने वालिदैन को जाके बोलो अम्मा अब्बा तुसी ये कीता है, ये नहीं बोलना है। मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले से अपने वालिदैन से बेहतर वालिदैन बने, इसलिए ये बात सिखा। बात समझ आ रही है? कल मेरे पास किसी के अम्मा अब्बा आके ये ना बोले कि भाई क्या पढ़ा दिया हमारे बच्चे को, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा। पहला स्टेप इज, अगर वालिदैन डिसिप्लिन्ड है अपनी औलाद के सामने, द औलाद विल बी इनएविटेबली डिसिप्लिन्ड। हम लोग जो अपने वालिदैन की बहुत सारी बातों से नफरतें करते हैं ना, इस तरह वक्त गुजरता रहेगा ना, आप लोगों को रियलाइज होगा कि आप लोग कितनी 22 के आसपास हो गए, इससे बड़े तो नहीं हो गए, 23 हो गए, मेरा 30 गुजरने दो, वालिदैन को गुजरने दो, तब सोचना तुम लोग अपने वालिदैन की तरह कितने ज्यादा हो। यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ मच आप लोगों को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। राइटर बोलता है अगर आप चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड हो तो यू नीड पेरेंट्स हु आर एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड। आप लोगों के साथ तो जो होना था हो गया। इफ यू वांट बेटर किड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई, आप सबके बच्चे तो होनी है ना, जितनी मर्जी है लड़कियां मना कर लें मुझे शादी नहीं करनी, सबसे पहले उनकी शादी होती है, लड़कों को तो करनी ही शादी होती है, सही है। पाकिस्तान में इसके अलावा कुछ और लड़कों का बचता नहीं है, तो उसके बाद बच्चे भी होने। इफ यू वांट योर प्रोडक्ट टू बी बेटर देन हाउ यू आर, बी बेटर पेरेंट्स। और अगर आपने एक लविंग मोहब्बत करने वाला वालिद या वालिदा बनने हैं, द ओनली थिंग that is most valuable is not cash, is not gifts, it's time. राइटर बोलता है जब आप अपनी औलाद के साथ मोहब्बत भरा वक्त गुजारते तो आपको छोटी छोटी जगहें पता लगता है जहां आपके बच्चों को करेक्शन की जरूरत होती है, जो आईपैड नहीं करा सकता, जो टैबलेट नहीं करा सकता, जो उनके दोस्त नहीं करा सकते, वो आप नहीं कराने। यहां तक बात समझ आ रही है? बात, if you need to correct your child, if you want to make your child a disciplined person, firstly आपको अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर लाइफ को कलेक्ट करना है। जैसे अभी हो वैसे माँ बाप नहीं बनना, क्योंकि आपकी औलाद भी फिर वैसी ही बनेगी। पहले खुद बेहतर बनना है, फिर आपकी औलाद आपको इमिटेट करेगी। एक दूसरी किताब है उसमें राइटर बोलते हैं हम औलाद के सामने चीखते हैं और औलाद को बोलते हैं तहम्मुल से बात करो। औलाद के सामने झूठ बोलते हैं, औलाद को बोलते हैं झूठ ना बोलो। औलाद इमिटेशन से सीखती है, भाषणों से नहीं सीखती। तो बी द पेरेंट यू वांट योर चाइल्ड टू बी।
अब है क्या, बिल फर्ज ऐसा नहीं हुआ, सही है। जो पाकिस्तानी फैमिली की डायनेमिक्स है, आई कैन गारंटी आप लोगों की मेजोरिटी के साथ नहीं हुआ। उसकी दो वजूहत हो सकती है, पेरेंट्स को ट्रेनिंग ही नहीं मिलती है कि वालिदैन बनने किस तरह, हमारी सोसाइटी भी ब्रेक डाउन होती जा रही है, और एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान में सारी मेंटेलिटी विक्टिमहुड है, वालिदैन बहुत अच्छे हैं, औलाद फिर भी रोती रहेगी वालिदैन बुरे। तो वी हैव अ कंप्लीट स्पेक्ट्रम, जो फैमिली डायनेमिक्स के पीछे कंप्लीट स्पेक्ट्रम है। मैं क्या चाहता हूं कि जो भी वजह है, विक्टिमहुड मेंटेलिटी है, आपके वालिदैन ने आपको वक्त नहीं दिया या वो अच्छे रोल मॉडल्स नहीं थे, आई डोंट केयर, आई वॉन्ट यू गाइस टू बी बेटर पेरेंट्स। अपनी औलाद को आप लोग टाइम दो, उसके लिए पहले खुद अपनी लाइफ को ऑर्डर में लाना जरूरी है। अगर बाप गालियां देता है, उसकी औलाद उसके सामने गाली देगी, तो नॉट इन अ पोजीशन टू से एनीथिंग, ही इज मेयरली रिफ्लेक्टिंग यू, योर डॉटर इज मेयरली रिफ्लेक्टिंग। यहां तक आसान बात है भाई। राइटर कहता है बिल फर्ज ऐसा नहीं हुआ, तो बहुत मुश्किल काम है इसको आप अनडू कर सकें, सही है। राइटर ने पहले बोल दिया बहुत मुश्किल काम है इसको अनडू कर सकें, लेकिन इट इज नॉट इम्पॉसिबल। आप लोगों को ये किताब पढ़ाने का मकसद यही है कि अगर कुछ हो गया तो जिंदगी खत्म नहीं होगी, दुनिया खत्म नहीं होगी, देयर इज स्टिल टाइम, एंड इंशाल्लाह इन दिस क्लास वी विल आल्सो वर्क ऑन दैट। अगर एक औलाद को वालिदैन टाइम देते, ड्यू मोहब्बत देते, तो उसके जहन में ये बात बैठ चुकी होती है कि आई एम वैल्यूएबल, आई एम लवेबल। उसकी वजह से दुनिया उसके साथ जितने मर्जी मजलूम, देखो आप लोगों की जो दुनिया है ना, वो आपका दिमाग डिक्टेट कर रहा होता है। अगर आपके दिमाग में बचपन में ये सेल्स बैठ गए कि भाई आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ लवेबल पर्सन, तो आप लोगों को दुनिया इतनी बुरी नहीं लगेगी, आपको लगेगी दुनिया भी मोहब्बत से भरी हुई है। लेकिन अगर इसके रिवर्स है तो आप लोगों को दुनिया भी बुरी लगेगी। आप लोगों को पता है, यहां तक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि आपके वालिदैन ने आपके साथ बचपन में जो बिहेवियर रखा ना, आप समझेंगे शायद खुदा भी वैसा ही है। और ये मैं अपनी तरफ से कहानियां नहीं बना रहा, आप बुक पढ़े ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडेना, साइंटिफिक रिसर्च, ये थेरेपिस्ट है, प्रोफेसर है, इसकी किताब पढ़ेंगे, ये बात बताएगा, आगे जाके फैक्ट्स आएंगे। समझ आ रही है बात। खैर जो होना था हो गया। यहां पे हमने पहला पॉइंट अपना एस्टेब्लिश क्या किया, जो होना था हो गया, सही है। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, वी विल बी बेटर पेरेंट्स। मान रहे हो सब लोग ये बात भाई? हाँ भाई, जिन सब लोगों को अपने वालिदैन से 1 रुपए का शिकवा नहीं है, मेरा ख्याल है कोई पॉसिबल है भाई, कोई बच्चा 1 रुपए का भी शिकवा ना हो, कोई है भाई क्लास में? नहीं है, चलो शुक्र है अल्लाह, 2 बच्चे। इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि नेक्स्ट जनरेशन में मेरी क्लास में सबके बच्चे सेटिस्फाइड। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव वही। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम पहले अपने वालिदैन से बेहतर वालिदैन बनेंगे। अगर आप लोगों को अपने वालिदैन से कोई शिकायत नहीं है, हो सकता है कुछ लोग हाथ ना उठा रहे हो, तो अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं है दे आर परफेक्ट। ये तो मानते हो ना भाई सब लोग, अगर आपको अपने वालिदैन से कोई शिकवा नहीं है, इसका थोड़ी है वो परफेक्ट है, देयर इज स्टिल रूम फॉर इंप्रूवमेंट, हेंस वी विल बी बेटर पेरेंट्स। यहां तक क्लियर है सब? कोई टेंशन नहीं है, आसान है। हम लोगों ने ये मारी कि बेटर पेरेंट्स है। अगर हम लोग बेटर पेरेंट्स नहीं बनते, नहीं कोशिश करते, तो ये फैक्ट है कि आप में जो मसले हैं वो आपकी जनरेशन में चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे, जो बच्चे डोमेस्टिकली अब्यूजिव फैमिलीज में रहते हैं, ये मैं अगेन फैक्ट कोट कर रहा हूं, अपनी आसमान से नहीं बोल रहा, जो बच्चे डोमेस्टिकली अब्यूजिव फैमिलीज में रहते हैं, इट इज हाईली लाइकली कि दे विल रिपीट द सेम पैटर्न इवन इफ दे हेटेड इट। समझ आ रही है बात? जब आपके घर में इतना दंगे फसाद चल रहे होते हैं ना, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो इस माहौल में बड़े होते हैं, ना चाहते हुए भी चांसेस होते हैं कि वो वही रिपीट करें। तो हमने पहला ये डिसाइड कर लिया कि हम जो है पहले से बेहतर पेरेंट्स बनेंगे। अब ये हमने पहला कर लिया।
दूसरा पॉइंट हम रखेंगे, ये है एक्सेप्टेंस ऑफ द इशू। ठीक है, ये हमने इशू एक्सेप्ट कर लिया, ये मसला है, हमने हमारा ये ऑब्जेक्टिव। दूसरा पॉइंट आता है कि हमने भाई टाइम लगाना है फिर इस मसले पे। कोई भी प्रॉब्लम इग्नोर करने से खत्म नहीं हो जाती। आपके जो पेरेंट्स हैं वो तो हैं, आप में जो मसले हैं वो तो हैं, वो इग्नोर करने से खत्म हो जाएंगे? नहीं। सेकेंड पॉइंट इज एक्सेप्ट द प्रॉब्लम्स यू हैव। आप दुनिया का कोई डॉक्टर ले आए, कोई थेरेपिस्ट ले आए, कोई प्रोफेसर ले आए, अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि यू हैव अ प्रॉब्लम, तो आप कभी उसको ग्रो आउट ही नहीं कर सकते, कभी इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। द फर्स्ट स्टेप टू मेकिंग एनी चेंज इज एक्सेप्टिंग दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। वालिदैन बहुत दफा क्या करते हैं, और ये मेरे अंदर भी मसला है, कोई भी टेंशन होती है वहां पे ठीक हो जाएगी, छोड़ो बस, मत गुजर जाए। राइटर बोलते हैं कि बहुत सारी दफा पेरेंट्स इस वजह से अपने बच्चों में प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते रहते हैं, एंड एज द टाइम पासेस ऑन वो प्रॉब्लम्स स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं, वो प्रॉब्लम्स अपनी ग्रिप बच्चों में बनाते रहते हैं। और जब आप 5 साल बाद थेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर अब उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह पाकिस्तान जिस सिचुएशन में आ गया है, अब उसको ठीक होने में भी 100 साल लगेंगे मेरे हिसाब से। ऐसा ही है ना भाई? इसी तरह आपकी औलाद के साथ भी है। अगर आप लोगों को कल लगता है, कल आप में से किसी का बच्चा होता है ना, एक बार बोलना यार सर सरमद ने बताया, ठीक है, तो इसमें मसला लगता है ना, ट्राई टू सी वेयर द प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप इज। अगर आपका बच्चा आपसे चीजें डिस्कस नहीं कर रहा ना, आपके साथ नहीं खेल रहा, तो उसकी नेचर का पार्ट भी हो सकता है, बट सी इफ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, एड्रेस इट इन अ टाइमली मैनर। फिर तीसरी बात, जो सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा सवाल है, जिससे हम सब भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी यार। आपकी जिम्मेदारी कहां तक है, ये एक इतना बड़ा सवाल है, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं। सही है? कुछ लोग अपने ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां ले लेते हैं, मतलब दे बिकम भाई मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, हालांकि उनकी नीड ही नहीं होती। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल ही चल रहे थे, किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते। द की थिंग इज बैलेंसिंग, आपको उसमें एक बैलेंस निकालना है, लेकिन अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ भाई आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अप ए बेटर ह्यूमन देन आई एम इन टू दिस वर्ल्ड, देन आई वुड बी रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जाहिर बात है, आप किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपको उसमें फिर साथ साथ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमारे साथ मसला क्या है कि हम जिम्मेदारियों से भागते हैं। हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहे, हम तो बोलेंगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है भाई। घर के सामने कचरा पड़ा है, हमारा मसला नहीं है। रोड टूटा है, हमारा मसला नहीं है। ये दारा खराब है, हमारा मसला नहीं है। हर बंदा यही बोलता रहता है, किसी का ही मसला नहीं है, सबकी बैंड बज रही। यही हो रहा है ना? सेम गोज इन योर फैमिली रिलेशनशिप्स। जिम्मेदारी किसकी है? राइटर एक मिसाल देता है। राइटर कह रहा था कि यार जब मैं ये थेरेपी के लिए हाउस जॉब वगैरह होती है ना, जिस तरह मैं हाउस जॉब लेता था, तो मैं बहुत मेहनत करता था। मेरे सारे कुलीग जल्दी चले आते थे, मैं 2-2 घंटे 3-3 बैठा रहता था, 3-3 घंटे लेट बैठा रहता था। उससे मेरी बेगम भी मुझसे नाराज होती थी। तो मैं कहता था भाई मैं क्या करूं, मुझे तो काम सीखना है। राइटर कहता है फ्लिप दिस मेंटेलिटी, योर टाइम इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप लेट बैठ रहे हैं तो अपनी चॉइस से बैठ रहे हैं, आप उसकी कॉज दें कि आपकी बेगम आपसे नाराज है। अगर आप टाइम पे घर जा रहे हैं तो आप उसकी कॉज दें कि आप उतना शायद अच्छा प्रोफेशन नहीं सीख सकेंगे। योर टाइम इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहेंगे ना, अपने फ्रीडम को आप खत्म करते जा रहे हैं। मैं बोलूं मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, ये बेसिकली अपना फ्रीडम खत्म कर रहे हैं। जितना आप रिस्पॉन्सिबल होंगे ना, आप उतना ज्यादा फ्री होंगे, क्योंकि those much are the things you can control. This is how human beings operate. If you accept the consequences of what you are doing, if the consequences are not as you want, तो इतना दर्द नहीं होता। Make sense? सब लोग कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर पा रहे हो? हवा से तो नहीं उड़ रही बात भाई?
है भाई? समझ आ रही है सबको बात? अच्छा, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली। फाइनली हम क्या करते हैं कि हम रियलिटी को देखना शुरू करते हैं। हमने पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, हमने अच्छा इंसान बनना है, आगे अच्छे बच्चे पैदा करने हैं, सोच लिया हमने, भाई ये दूर नहीं है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ये ऐसे गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अब हम रियलिटी पर आते हैं। हम लोग जिस तरह इस तरह बड़े हो रहे होते हैं ना, हमारे माइंड में मैप्स बन रहे होते हैं, हमारे माइंड में कनेक्शंस बन रहे होते हैं कि भाई हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। बेसिकली आपकी हर चीज आपकी एक तरह से प्रायोरिटीज डिफाइन कर रही होती है। आपने किस टीम को, किस चीज को टाइम देना है, कितना डिसिप्लिन रहना है, पढ़ाई करनी है नहीं करनी, मजहब पे कितना ध्यान देना है, गिरने के बाद उठना कैसे है, तकलीफों को कैसे फेस करना है, दिल टूटे तो कैसे आगे बढ़ना है, जॉब नहीं मिली आगे कैसे बढ़ना है, कोर्स फेल हो गया आगे कैसे बढ़ना है। ये सारी चीजें ना आपकी ब्रेन की हायरार्की डिफाइन कर रही है। जिस तरह जो कंटिन्यूस ए वाला बच्चा होता है ना, वो फेल हो जाए, जिस तरह हम थ्रू आउट पप्पू बच्चे थे, सीए पेपर निकला, हम तो भाई अब ये कि फेल भी होते हैं बच्चे। सही, जब मैंने सीए स्टार्ट किया था, यूज्ड टू थिंक यार 50 मार्क तो आ ही जाएंगे, हम यहाँ 90 95 मार रहे हैं, 50 तो आ ही जाएंगे। सीए में पेपर रुका, मैंने कहा ये क्या हो गया, मतलब ना पूरा दिमाग हिल गया मेरा, ये क्या हो गया यार, 50 मार्क नहीं आ रहे मेरे, क्योंकि मेरे ब्रेन में पूरी हायरार्की वैसी बनी हुई थी। हम इसी तरह ये लाइफ की हर एरिया में होता है, रिलेशनशिप्स में, रिलीजन में, हर चीज में, मतलब जो भी आप सोच सकते हैं इंटरेस्ट में। लोग दो किस्म के होते हैं, एक दफा उनका माइंड बन जाए ना, वो अपना माइंड चेंज नहीं करते, ये आपकी ग्रोथ को स्टॉल कर देता है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूं आपको, आपके जहन में बाय डिफॉल्ट, तुम लोगों के एज में अगर अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ, तो एक बाय डिफॉल्ट एक कनेक्शन होता है कि यार अगर मैं इस रिलेशनशिप को, ऐसे आजकल का जमाना थोड़ा चेंज हो गया, हम थोड़े पुराने लोग हो गए हैं, अब ये कभी कभी सुनने में आता है, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़े एज ग्रुप से निकल गया हूं, कि आप लोगों ने टाइम अलॉट किया हुआ, एक सेमेस्टर में एक के साथ टाइम गुजारना है, दूसरे में दूसरे के साथ गुजारना है। अगर आप लोग इस जनरेशन में से हो तो अपने हिसाब से इस एग्जाम्पल को टेम्पर कर लो, ठीक है, इस एग्जाम से टेम्पर कर लो, अगेन अज्यूमिंग है, नहीं मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर ऐसा है, मैंने सुना है आजकल के बच्चे ऐसे हो गए, मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा बड़ा हूं, तो मेरा थोड़ी पुरानी एग्जाम्पल हो सकती है। बिलफर्ज आप लोगों के दिमाग में यह है कि अगर आप किसी को 100% दे दोगे तो वो आपका रहेगा, और ऐसा नहीं होता। आप किसी रिलेशनशिप को 100% देते हो, आपका नहीं होता, आपका दिल टूट जाता है, लोग डिप्रेशन में चले गए, सुट्टे मारने शुरू कर दिए, पढ़ाई से ध्यान उठ गया, अच्छा ये अल्लाह मियाँ से पंगा ले लिया, अल्लाह मियाँ क्या इतनी दुआएं उसके लिए मांगी थी, वो नहीं मिली मुझे। सही है, इस आप एक काम ये कर सकते हैं, ऑल्टरनेट आप काम क्या कर सकते हैं, यू लुक फॉर वेयर यू वेंट रॉन्ग इन रिलेशनशिप्स। इट इज नॉट नेसेसरी इफ यू गिव एवरीथिंग दैट रिलेशनशिप विल रिमेन। ये हम आगे जाके मोहब्बत के चैप्टर में पढ़ेंगे कि मोहब्बत असल में है क्या, यही मोहब्बत असल में है क्या, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन ये बेसिकली आपका माइंड अपने आप को रिवायर कर रहा है। मेरे जहन में मेरी सक्सेस के लिए पहला था आईबीए से बीबीए, उसके बाद एमबीए, दे मार बेहतरीन जॉब और चिल सीन। पहला झटका लगा भाई बीबीए में एंट्री एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ, मैंने कहा तेरी, और एंट्री एग्जाम कितने मार्क्स से रुका, 1 मार्क्स से। सही है, और आईबीए के एग्जाम में होता है एसए, इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश क्लियर, मैथ क्लियर, ओवरऑल कट ऑफ होता है वो भी क्लियर, ऐसे में 1 मार्क कम। मैंने कहा तेरी, पहला मैथ टूटा। मैंने कहा अब क्या करें भाई, हम सीए में आ गए, सीए में पहले 4 मॉड्यूल क्लियर, ठकाठक ठकाठक, ईएफ में आए, हम पढ़े जा रहे हैं भाई, पेपर ही नहीं निकल के दे रही है, अब क्या करें, अब क्या करें। उसमें अल्लाह ताला मेरे मैनेजर हैं यूसुफ मुइज अली, मतलब आई स्टिल ऑलवेज रिगार्ड हिम, पता नहीं उनको पता नहीं लगा, अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा खैर दे। ही गाइडेड मी, यार तुम इतने पढ़ने वाले बच्चे हो, अबे सीए नहीं होगा तो कुछ और कर लो। सीए से हम हटे, हमने एसीसीए किया, एसीसीए में 3 टॉप मारे, सीआईए किया, बैचलर्स कर लिया, आईबीए से एमबीए कर लिया, एमबीए वाला ड्रीम भी अचीव हो गया, ड्रीम अचीव हो गया ना भाई।
लेकिन जो मेरा इनिशियल मैप था ऑल्टरनेट तरीके से हुआ। अगर मैं रोता रहता, बीबीए क्लियर नहीं हुआ, 2 साल और जाया करता, इतनी डिग्रियां भी नहीं होती, तुम लोगों को बढ़ा भी नहीं रहा होता। तो इट इज नेसेसरी कि आप अपने मैप्स को कंटिन्यूअसली इनपुट के हिसाब से अपडेट करो। इसका मतलब ये नहीं है चीजों से हार मान लो, इसका मतलब है ये कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम द न्यू इंफॉर्मेशन यू हैव। मेक सेंस? उसके बाद फाइनल चीज, हमने रियलिटी को भी देखा और हमने देखा उससे हमें अपनी मेंटल प्रायोरिटीज को अपडेट करना है। फाइनली लास्ट चीज आती है स्टिकिंग टू इट। ये सबसे मुश्किल काम है। लोग समझते हैं, जो हमें बचपन में हमारे सबके वालिद, पता नहीं यार, हमारे खानदान में सबको लाड़े लप्पे मिले, बेटा बस एंटर कर लो, पढ़ लो, जिंदगी आसान है भाई। हम ओ लेवल्स में थे, थोड़ी सी हम बरगर आराम थे, ओ लेवल्स में पढ़ लिया, ए लेवल्स में चले गए, ओ भाई ए लेवल्स में तो और ज्यादा पढ़ना पड़ा, फिर उसके बाद सीए एसीसी हर जगह पढ़ते रहे। अब जॉब में आके पता चल रहा है भाई यहां भी स्ट्रगल है यार, स्ट्रगल तो खत्म ही नहीं हो रही है। ये बात आप लोग जहन में बिठा लो। जिन लड़कों को लगता है अच्छी जॉब के बाद सुकून आ जाएगा, वो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छी जॉब के बाद सुकून नहीं आएगा, अच्छी जॉब के बाद कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ेगी। जिन लड़कियों को लगता है कि उनका ख्वाबों का शरारा उनको मिल जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। एवरीथिंग नीड्स कंटिन्यूअस एफर्ट। लाइफ में एक एग्जाम्पल देता हूँ, लाइफ एक उसकी तरह है यार, वो जो एस्केलेटर होता है ना, जो कंटिन्यूअस चलता रहता है, उसमें आप खड़े रहोगे, आप पीछे आना शुरू हो जाएगा। यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप ऑन मूविंग। ये जो हमने डिसीजन लिए, जिन प्रॉब्लम्स के थ्रू हमने गुजरे ना, इन पे वी हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क। वी हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग आवर मेंटल मॉडल्स, वेदर इट बी अबाउट रिलीजन, रिलीजन को पढ़ो, फॉर ग्रांटेड ना लो, रिलेशनशिप्स को पढ़ो, इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, पढ़ो अकाउंटिंग पढ़ो, अकाउंटिंग भी तो हमारे कोर्स का हिस्सा है ना भाई, पढ़ो, एक तरीके से नहीं आ रही दूसरे तरीके से सॉल्व करो। और आहिस्ता 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 आहिस्ता, इफ यू गिव योर प्रॉब्लम सफिशिएंट टाइम एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एड्रेसिंग योर प्रॉब्लम, यू विल वेक अप टू रियलिटी कि भाई हाँ, हमारी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हमें और मेहनत की जरूरत है, और स्टिक टू इट, यू विल अचीव व्हाट यू वांट। ऐसा हो सकता है एग्जैक्टली जो आप चाहते हो वो आप अचीव ना करें, एग्जैक्टली जो आप चाहते हो वो आप अचीव ना करें, हो सकता है उसकी जगह कुछ और अचीव कर लें, लेकिन कम से कम सेटिस्फेक्शन जरूर होगी कि हमने कोशिश पूरी कर ली। मेक सेंस?